नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 10 की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से पीआरटी, टीजीटी और 6 to 8 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और टीआरई 2 में क्या हुआ था आप लोग को बता दें। टीआरई 2 में 6 to 8 वाले भूगोल के पेपर में क्लास 9th एनसीईआरटी से हूबहू प्रश्न आ गए थे, मैक्सिमम प्रश्न आ गए थे। और टीजीटी भूगोल में क्या हुआ कि जो आपका जो क्लास 10th एनसीईआरटी जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग 40 में से 35 प्रश्न आ गए। और 6 to 8 में भी लगभग यही कंडीशन थी, 30+ क्वेश्चंस आपके 9th क्लास से आ गए थे। तो आप एनसीईआरटी का महत्व समझिए। और जो प्रश्न इसमें टीजीटी में पूछे गए थे इस चैप्टर से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने वो चीज़ डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल, प्रश्न पूछा गया था लेप्चा लोक संगीत कहाँ पे जो है कहाँ से संबंधित है। तो आंसर था पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग। या फिर आप दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग। दो चीज़ें दे सकता है, दार्जिलिंग। तो जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग है उसको दार्जिलिंग का क्षेत्र है वो, तो या तो दार्जिलिंग ऑप्शन में रहेगा या तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में लेप्चा लोक संगीत पाया जाता है। फिर अगला सवाल पूछा गया था और बस इसमें यही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है हम इसको ऐसे ही देख ले रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था कि जो है लगभग 81,000 वन जीव वन उपजातियाँ और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती है भारत में। तो पूछा था कि हमारे देश में कितनी जो है जीवन उपजातियाँ और कितनी जो है वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं। तो 81,000 वन्य जीवन उपजातियाँ और एनिमल्स, और 47,000 जो वनस्पति यानी प्लांट स्पीसीज 47,000। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी ये नहीं पूछा गया तो हो सकता है ये पूछ ले। तो वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियाँ भारतीय मूल की यानी स्थानीय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ दिया हुआ, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। चूँकि ये बहुत पहले का है तो 1999 का दिया। आपके काम का क्या है, तो इंडियन स्टेट ऑफ, हम इसको करंट में आपको करा देंगे तो परेशान मत होइएगा। इंडियन स्टेट ऑफ जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ISFR। और ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 का है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और 2023 वाली रिपोर्ट आई नहीं है, दो साल पे आता है, 2 साल पे आता है। और दूसरी रिपोर्ट आई नहीं तो इसको हम करा देंगे। और इसके अकॉर्डिंग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 19.39% हिस्सा तब था। तो अभी जो है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है ये 24.62 है। भारत में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर जोड़ दिया जाए तो 24.62% है। और किस राज्य में कितना जंगल है प्रतिशत के अलावा, कौन आगे है कौन पीछे, वो सब हम करंट अफेयर्स में ISFR रिपोर्ट में कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 24.62% है टोटल। फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ से जो एक प्रश्न आया था रेयर स्पीसीज़ के बारे में आपसे पूछा था। तो रेयर स्पीसीज़ के बारे में पूछा था। तो और यहाँ पे जो कुछ जातियाँ दी गई हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सामान्य जातियों के अंतर्गत क्या आता है, तो ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंट्स। ये सब जो रोडेंट्स जो है चूहे को बोलते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। संकटग्रस्त जातियाँ आपसे पूछा जा सकता है। ये वो जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने पर खतरा होता है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई होती है, यदि वो जारी रहती हैं तो वो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं संकटग्रस्त जातियों का। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूँछ वाला बंदर, संगाई, जिसको मणिपुरी हिरण बोलते हैं। और तो ये आपको ध्यान रखने, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूँछ वाला बंदर, संगाई जो हिरण होता है जिसको डांसिंग डियर, नाचने वाला हिरण भी बोलते हैं, तो मणिपुर में पाया जाता है। तो ये सब आपके संकटग्रस्त जातियाँ हैं। और फिर सुभेद जातियाँ कौन सी होती, तो ये वो जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या घट रही हैं। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहती है। फिर ये संकटग्रस्त वाली कैटेगरी में चली जाएंगी। एग्जाम्पल कौन से है, तो नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ जातियाँ, तो आपसे जो पूछा गया था वो दुर्लभ जातियाँ पूछा गया था, रेयर स्पीसीज़। और 3 ऑप्शन भी दिए गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे आंसर जो था वो 1 से अधिक था। तो इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित हुई तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। और इनमें जो है कौन कौन आते हैं तो देख लेते हैं। और इसमें जो कौन कौन आते हैं दुर्लभ जातियों में, तो रेयर स्पीसीज़ में जो आपको ऑप्शन दिया गया था वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 3 दिए गए थे। और ये हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंसा और डिजर्ट फॉक्स। तो हिमालयन ब्राउन बियर और साथ में जंगली एशियाई भैंसा और डिजर्ट फॉक्स, ये इसको दुर्लभ जातियों के उदाहरण थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर से पूछा जा सकता है। और इन प्रश्नों को जो है हम कल जो है जियोग्राफी की सीरीज़ में, भूगोल की सीरीज़ में हम इन प्रश्नों को सारे देख लेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 10 से आए थे। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
स्थानिक जातियाँ कौन सी होती है? तो स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ होती है। जैसे अंडमानी टील, तो अंडमानी टील केवल अंडमान में पाया जाएगा। निकोबारी कबूतर केवल निकोबार में पाया जाएगा। अंडमानी जंगली सूअर केवल अंडमान में पाया जाएगा। तो ऐसे ही अरुणाचल में मिथुन, तो ये जातियों का उदाहरण है। तो स्थानिक जातीय उदाहरण आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जातियाँ हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, अरुणाचल का मिथुन ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा निकोबारी कबूतर से तो आप जान सकते हैं कि निकोबार में है, तो अरुणाचल का मिथुन ये ध्यान रखिएगा स्थानिक है। फिर आगे बढ़ते हैं, लुप्त जातियों के बारे में बात करें तो लुप्त जातियों में जो है ये वो जातियाँ जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर ये अनुपस्थित पाई गई, यानी नहीं पा मतलब इनका लुप्त हो गई है, इनको लुप्त मान लिया जाता है। और ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, और एशियाई चीता आपको ध्यान रखना 1952 में ये जो है इसको समाप्त मान लिया गया था। और फिर जो है अभी कुछ समय पहले आपने देखा है कि एशियाई चीतों को, जो अफ्रीकन चीतों को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया कूनो नेशनल पार्क में। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आते हैं, यहाँ से भी प्रश्न जो है बहुत सारे आपने परीक्षा में देखे होंगे। यहाँ पे दिया शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाते हुए। तो प्रश्न पूछा जाता है जो है साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ पे है? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पे? तो केरल में है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जो है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, भारत वन्यजीव रक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? तो 1972 में। ये ध्यान रखना आपको, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब पास किया गया? तो 1972 में। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगर यहाँ पे बात किया जाए तो बाघ के बारे में आप जान लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था भारत में? तो 1973 में स्टार्ट किया गया था। बहुत बार पूछा गया। एक सींग वाला गैंडा, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट राइनो जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2005 में किया गया था। और एक सींग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, असम में पाया जाता है, वो भी काजीरंगा में सबसे ज़्यादा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। फिर है कश्मीरी हिरण अथवा हांगुल, हांगुल के बारे में भी हम जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे होंगे तो कश्मीरी हिरण या हांगुल के बारे में पढ़ेंगे। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, वहीं पे हांगुल प्रजाति कश्मीरी हिरण ये पाया जाता है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो है भारतीय गोडावन बस्टर्ड, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको बोलते हैं, भारतीय गोडावन बोलते हैं। और यह पक्षी है और ये जो है मुख्यतः ये राजस्थान तथा जो गुजरात के कुछ भागों में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो आवास काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। तो राजस्थान और गुजरात नाम ध्यान रखिएगा भारतीय गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। फिर आगे आते बाघ परियोजना के बारे में समझते हैं। तो 1973 में जो है अधिकारियों ने पाया था कि जो इनकी काफ़ी घट उठ गई थी, तो इसलिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। और आज की डेट में करंट अफेयर्स में देखेंगे कि कितने टाइगर्स रिजर्व हैं। जो अभी तक मुझे ध्यान आ रहा है 54, भारत में अभी तक 54 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हम जो है सारा डिटेल में देखेंगे, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और आप लोग की करंट अफेयर्स की कक्षाएं मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। आगे बढ़, यहाँ पे फिर दिया हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसीलिए यहाँ पे जो है चित्र दिया था गैंडे का। तो प्रश्न पूछा था कि गैंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आपका जो आंसर हो गया था वो हो गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जितने भी नाम दिए हैं वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आप समझ पा रहे हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या तरीका होता है। जो एनसीईआरटी में जो नाम दिए रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, वही पूछ ले जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बना था। और ये हैली नेशनल पार्क, हैली राष्ट्रीय उद्यान, हेली या हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, उत्तराखंड में है। फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना आपको। फिर राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पक्षी विहार, ये भी सरिस्का भी जो नेशनल पार्क है। तो और इसके अलावा असम में मानस, असम में मानस बाघ रिजर्व। और केरल में पेरियार, ये नाम आपको ध्यान रखें, यहीं से प्रश्न पूछेगा। तो केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, और इनमें से कोई भी दे सकता है आपको, तो आप ये नाम अलग से नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है 1986 के कानून के बारे में दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कब पास किया गया था? तो 1986 में। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया? तो 1986 में। और ये डिटेल में जो है पर्यावरण और जो है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको डील करता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ प्रकार के वन बताए गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आरक्षित वन होते हैं,
जैसे देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं और सबसे ज़्यादा ये मूल्यवान होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वन्य प्राणियों का इसमें संरक्षण हो जाता है। ऐसे बाघ, चीते तो ये कहाँ जाएंगे, तो जहाँ जंगल होगा आरक्षित होगा वहीं तो। और आरक्षित कौन से होते हैं, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सब जो है बर्ड सेंचुरी, ठीक है, तो ये सब जो है होते हैं आरक्षित वन। फिर है रक्षित वन। इन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, यानी 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। आवर्गीकृत कौन से होते हैं, तो ये सभी प्रकार के अन्य सभी प्रकार के वन जो ऊपर 2 कैटेगरी में नहीं आते हैं, और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, आवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो आपसे आवर्गीकृत वन पूछा जा सकता है, तो बंजर भूमि आएगा जो व्यक्ति, सरकार या समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, आवर्गीकृत वन का उदाहरण है। फिर आगे फिर यहाँ पे जो अगर बात की जाए तो ISFR जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये सही है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, फिर नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, नंबर 4 पे कौन है, तो वो प्रश्न पूछा जाता है, तो हम उसको करंट अफेयर्स में करा देंगे। फिर यहाँ पे समुदाय और वन संरक्षण की बात की जा रही है, तो सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीवन रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं, तो एक अच्छा कह सकते हैं। और इसके अलावा जो काले हिरन का आपने सुना होगा, जो बिश्नोई कम्युनिटी है, बिश्नोई समुदाय है, राजस्थान में बहुत मानता है, और जो सलमान खान वाला केस हुआ था काले हिरन का, तो उसकी वजह से उनके टारगेट भी रहते हैं। और इसमें जो है, और इसके अलावा जो आपको ऊपर जो है घड़ियाल सेंचुरी, आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी के पास में जो है घड़ियाल सेंचुरी बनाई गई, इसको करंट अफेयर में कराया जाएगा आपको। और घड़ियाल सेंचुरी जो है ये 3 राज्यों के सीमा पे बना हुआ है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आइए, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा गया BPSC प्री में, तो यह ध्यान रखिएगा कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट को देवी देवताओं के वन कहते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं इनको, जो पूजनीय माने जाते हैं स्थानीय समुदाय द्वारा। और ये क्या होते हैं, तो विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचा कर रखा जाता है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट या देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, या तो फिर किसी अन्य को छेड़खानी नहीं करने देते हैं, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी है। फिर उसके बाद जो है कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। और प्रश्न आपका पूछा गया था, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ किन पेड़ों का पूजा करती हैं, आपको याद आ गया होगा। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। आंसर दिया गया था महुआ या कदम, ये पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार पूछ ले, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ऊपर वाला भी ध्यान रखना है, रिपीट भी होता है, नया भी पूछ सकता है। तो प्रश्न पूछेगा, उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करती है, तो आम और इमली, रट लीजिए, आम और इमली। और मुंडा और संथाल जनजातियाँ जो है महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ आम और इमली की पूजा करती हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं चिपको आंदोलन पे, बहुत फेमस है। चिपको आंदोलन को आपको वर्ष याद रखना, 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बहुत बार पूछा गया है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा एक लोग और भी थे, चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा मुख्य लीडर थे, मुख्य नेता थे, और चंडी प्रसाद भट्ट ने भी काफ़ी योगदान दिया था। और चिपको मूवमेंट के बारे में आप जानते भी हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो यहाँ पे फीमेल लीडर थी, महिला नेता थी, वो कौन थी, तो गौरा देवी। तो नाम ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन की महिला नेता कौन थी, तो गौरा देवी। और इसके अलावा अगर हम बात करें बीज बचाओ आंदोलन, तो बीज बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो आप ध्यान रखिएगा, बीज बचाओ आंदोलन 1986 में स्टार्ट किया गया था। बीज बचाओ आंदोलन 1986 में स्टार्ट किया गया था, और ये किसके द्वारा, विजय जरधारी के द्वारा। तो विजय जरधारी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि विजय जरधारी ने जो है बीज बचाओ आंदोलन, विजय से बीज याद रख लीजिएगा, तो और 1986 में विजय जरधारी ने बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है परीक्षा में एग्जामिनर पूछ ले। जो नवदान्य आंदोलन था, तो नवदान्य आंदोलन जो है ये भी उत्तराखंड में हुआ था, ये भी, और ये 1987 में हुआ था। तो आपसे क्रम भी पूछ सकता है कि पहले कौन घटित हुआ, तो ये डॉक्टर वंदना शिवा, इन्होंने जो है नवदान आंदोलन को लीड किया था। बीज बचाओ आंदोलन को जो है विजय जरदारी ने लीड किया था, और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को लीड किया था। फिर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या होता है, तो हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं।
औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई थी उड़ीसा राज्य में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो 1988 में उड़ीसा में, और संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। और इसके अलावा जो है वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षारित वनों का बचाव के लिए कार्य करता है। उसमें गांव के स्तर संस्थाएं बनाई जाती, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से इसमें काम करते हैं। और इसके बदले समुदाय वाले जो है मध्यस्थलीय जैसे गैर इमारती वन जो काम के नहीं हैं, तो बाकी ये सब माइनर प्रोड्यूस जो होता है उसको ले लेते हैं वहाँ से। फिर यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कि पूछा गया है कि पेड़ एक विशेष, गौतम बुद्ध जी का स्टेटमेंट है, पूछ सकता है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी हैं जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपनी जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, या सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो गौतम बुद्ध जी का स्टेटमेंट था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो बीपीएससी तैयारी में यहाँ से सीधे प्रश्न उठा लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि बीज बचाओ आंदोलन में समुदाय जुड़े थे, संयुक्त वन प्रबंधन में भी समुदाय जुड़े थे और चिपको आंदोलन में भी समुदाय जुड़े थे। लेकिन जो वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी का जो परिसीमन होता है, कभी भी जब सरकारी काम होती सरकार करेगी, सरकार के अधिकारी करेंगे, तो वन्य जीव पशु विहार जो परिसीमन होता है, वो जो ज़मीन सरकारी है या जो ज़मीन सरकारी है उसको ही लिया जाता है। तो इसलिए इसमें जो है समुदायों की सीधी भागीदारी इसमें नहीं होती है। इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, लेकिन सीधी भागीदारी संयुक्त वन प्रबंधन में होती है, हमने ऊपर पढ़ा है। और साथ में जो है चिपको आंदोलन में तो संयुक्त समुदायों की भागीदारी थी। और बीज बचाओ आंदोलन भी हमने देखा, और आंदोलन कभी भी जो है बगैर समुदायों के नहीं चल सकता। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद साथियों।